वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए आप सभी के लिए लेकर आए हैं वायुमंडल। आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में, जो कि यहाँ पे हम इसके फंक्शन मतलब कार्य और संगठन तथा संरचना ये तीनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चाहिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला है हम वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में हम जानने से पहले इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का घेरा वायुमंडल कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की डिफिनीशन क्या है, आप क्या बताएंगे? तो वायुमंडल क्या होता है यहाँ पे बताएं। देखिए, किसी भी ग्रह के चारों, कोई भी ग्रह उसके चारों जो गैसों का घेरा होता है, जैसे आपका ये ग्रह है, कोई भी ग्रह लीजिए, जैसे बुध, मंगल, पृथ्वी, कोई भी आप ग्रह ले सकते हैं। इसके चारों जो गैसों का, ये जो गैस होते हैं, इनका जो घेरा होता है चारों ओर, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा ये है हमारा कि पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। जो पृथ्वी हमारी है, जो पृथ्वी हमारी क्या है, ग्रह है, इसका जो वायुमंडल है वो कहाँ तक स्थित है, इसका विस्तार कहाँ तक है? 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार, एरिया मतलब जो है वायुमंडल का वो इस विस्तृत है। अब आइए हम इसके आगे जानते हैं। देखिए, हम यहाँ बात करें फिर वायुमंडल के कार्य। अब हम बात करते हैं, पहला टॉपिक हमारा क्या था? कार्य। हम वायुमंडल का कार्य क्या है, मतलब वायुमंडल क्यों है, वायुमंडल के लिए मतलब क्यों ही, मतलब इसे वायुमंडल हमारे जीवन में इसका मतलब क्या कार्य हुआ, क्या हम इस पर कार्य कर चुके हैं, ये सब हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पहला क्या है कि वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। आपको भी पता है कि वायुमंडल में क्या होती हैं, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। अब देखिए, जो गैसें पाई जाती हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, सब प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो जो हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए जीने के लिए, तो वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्या है हमारा वायुमंडल है, यहाँ पे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति मिलती है। यह जलवाष्प पाया जाता है। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे जलवाष्प भी पाया जाता है जिससे आवश्यक वर्षा होती है। अब देखिए, जो वर्षा होती है वो किस मतलब कहाँ क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे वायुमंडल में जलवाष्प पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। अगर जलवाष्प नहीं पाया जाता वायुमंडल में तो यहाँ पे वर्षा संभव नहीं होता। अब अगला तथ्य यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हरित गैसें भी पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे हरित गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती हैं। और यहाँ पे हरित गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी का औसत तापमान है उसे बनाए रखती हैं। अगर ये हरित गैसें नहीं होती तो यहाँ की जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत अधिक होता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो सहन नहीं कर पाती। अब आगे में इसी प्रकार देखते हैं। आपको जानना जरूरी ये होगा कि हरित जो ग्रह गैसें हैं ये क्या हैं, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। पहला है हरित ग्रह गैसें, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तथा नाइट्रोजन इनसे मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए फिगर क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिगर है, ये हमारे, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य तथा ये हमारी पृथ्वी है। अगर इसे देखें तो देखिए हम आपको हरित ग्रह गैसें के बारे में यहाँ पे समझाने वाले हैं कि हरित ग्रह गैस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जब सूर्य से प्रकाश, क्योंकि सूर्य से ही प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचती है, तो सूर्य से जो यहाँ पे प्रकाश आ रही है, और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो हम आपको बताएं कि 10,000 किलोमीटर तक क्या होता है, वायुमंडल होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारा जो है ये वायुमंडल से घिरा हुआ है। ये किससे घिरा हुआ है? ये हमारा वायुमंडल से घिरा हुआ है। अब जब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आएंगी वो तो अंदर तो यहाँ पे प्रवेश कर जाती हैं। वो क्या करती हैं, देखिए यहाँ पे वो अंदर ऐसे करके यहाँ पे प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन ये अंदर प्रवेश हो तो जाती हैं। सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, ऐसे करके प्रकाश आएगा, ये अंदर प्रवेश कर गई तो यहाँ से लेकिन जो वापस जाती है, जो परावर्तन की क्रिया होती है, यहाँ पे जो वापस जाने की क्रिया होती है वो नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यह गैसें ऐसे प्रवेश करती है और इस पर यहाँ से जो निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि वायुमंडल का ये पूरा फैले होने के आते हैं, यहाँ से क्या करती हैं, ये वापस निकल नहीं पाती हैं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं, यह गैस बाहर नहीं निकल पाती हैं। ये जो गैस है यहाँ पे क्या करती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। अब देखिए हम लिखे पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो कितना था, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के औसत तापमान में पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली जो वृद्धि है उसी को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय वैश्विक तापमान भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैश्विक तापमान क्या होता है, तो पृथ्वी के औसत तापमान में होने
वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय वैश्विक तापमान कहते हैं। अब देखिए हम आपको एक तरीके से समझाते हैं। जैसे आप कहीं देखोगे कि अगर जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पे क्या होता है कि खेती कैसे की जाए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये शीशा एक प्रकार का ऐसे शीशा बना दिए जाते हैं जो शीशा से पूरा। अब यहाँ पे खेती क्या करते हैं, इसे यहाँ पे हमारी क्या करते हैं, खेती का ऐसे मतलब बीज बो देते हैं। तो यहाँ पे जो खेती होती है वो कैसे होती है, देखिए इसको बताते हैं। अब देखिए जब सूर्य का जो प्रकाश वह इस शीशे के अंदर प्रवेश करता है। जब शीशे के अंदर ये प्रवेश करता है तो यहाँ पे प्रकाश तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये शीशा होने के नाते ये यहाँ से वापस नहीं जा पाता है। तो ऐसे यहाँ पे जो इसका तापमान रहता है वो बनाए यहाँ पे रखता है, जिससे यहाँ पे खेती करना आसान होता है। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे हमारा देखिए वायुमंडल में हमें उल्का पिंडों से बचाता है। जो वायुमंडल होता है ये हमें किससे बचाता है, ये हमें उल्का पिंडों से भी बचाता है। अब देखिए ये हमारा सेफ्टी भी कर रहा है। वायुमंडल हमें परावैंगनिक किरणों से बचाता है। सबसे बड़ी बात वायुमंडल क्या आता है, वायुमंडल हमें परावैंगनिक किरणों से भी यहाँ पे बचाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अगर परावैंगनिक किरणें नहीं होती हैं तो शरीर के लिए हमें क्या होती है, बहुत नुकसानदायक होती हैं। और किस प्रकार ये रोकती हैं ये हम देखेंगे। तो समताप मंडल में जो ओजोन गैस ये क्या करती हैं, यही हमारी परावैंगनिक किरणों को आने से पृथ्वी पे रोकती हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे वायुमंडल का संगठन। ये हमारा था वायुमंडल का कार्य, कि वायुमंडल का क्या कार्य होता है, कैसे वो किस प्रकार का उसका कार्य है। अब यहाँ पे हम उसका बात करेंगे कि वायुमंडल का संगठन क्या है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो उपस्थिति के बारे में अगर देखिए कि कौन कौन सी गैस यहाँ पे उपस्थित हैं, तो देखिए पहला क्या है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे वायुमंडल में 78% उपस्थित रहता है। तथा उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में आपको यहाँ पे 78% नाइट्रोजन ही दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, जो कि हमारा कितना होता है 21%। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। अब हम बात करते हैं, अगर देखें यहाँ पे ये हमारे अस्थायी तत्व हैं, अर्थात इनकी जो उपस्थिति है यहाँ पे ये निश्चित होती है। इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी तत्व। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन अस्थायी तत्व हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब दे देंगे। तो यहाँ पे बस हमारे दो ही अस्थायी तत्व होते हैं। कौन कौन है हमारे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे अस्थायी तत्व कौन है, ये सब जो हम लिखे हैं पॉइंट, ये हमारे क्या है, ये हमारे सभी अस्थायी तत्व हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आर्गन। आर्गन कितना होता है 0.93%, ये आर्गन की उपस्थिति बताई गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे उपस्थित होती है। अन्य गैस के रूप में अगर देखते हैं तो यहाँ पे अन्य गैस जो होता है वो 0.04% उपस्थित रहता है। अब अन्य गैस में क्या क्या आते हैं, अन्य गैस में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जीरोन, नियोन, रेडन इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अन्य गैसें के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिनकी मात्रा का देखा जाए तो 0.04 ये होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के बारे में हम बताएंगे। और नाइट्रोजन क्या है, किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, ये सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन के बारे में हम पहला लिखे हैं यहाँ पे ये लिखे हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये हम आपको पहले ही बताए हैं, जब उसकी उपस्थिति बता रहे थे कि कितना प्रतिशत उपस्थित है ये। तो ये क्या है, सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखे हैं, दूसरा लिखे हैं कि N2 नाइट्रोजन गैस आग तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन गैस का अगर कार्य देखा जाए तो ये क्या करती है, आग को तेजी से फैलने से रोकती है। अगर कहीं आग लगा है तो अगर नाइट्रोजन गैस वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आग फैलने से रोक सकती है। और देखिए यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन गैस करते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो हैं उनके अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो नाइट्रोजन गैस से ही वो करते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट देते हैं कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडलीय दाब का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का घटक है। और आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। साथ में इसका हम देखिए कि कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये जो नाइट्रोजन गैस है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है तथा स्वादहीन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पे वो क्या है 21%। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो गैस है वो जीवनदायिनी गैस है। अगर आप सोचिए आपकी अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो आपके जीवन यहाँ पृथ्वी पे संभव नहीं होता। इसी की वजह से आपका जीवन यहाँ पे क्या है, पृथ्वी पे संभव है। तो हमारे जीवन के लिए क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण समझिए गैस है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो ऑक्सीजन अगर हम ना लें, जैसे आपका जो शरीर है इसमें ऑक्सीजन का कार्य क्या
हुआ? ये ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आपके शरीर में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करता है, जिससे आपको एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे तक हमारे जीवन और हमारे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही हम क्या करते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण हो पाता है। आगे हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। और ऑक्सीजन गैस आग जलाने में भी सहायक प्रदान करती है। जो ऑक्सीजन गैस होता है ये आग जलाने में सहायक प्रदान करती है, जबकि हमारा जो नाइट्रोजन होता है ये आग बुझाने में सहायक प्रदान करती हैं। ऑक्सीजन गैस वस्तुओं के सड़ने में सहायक करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है गैस ये वस्तुओं के सड़ने में भी सहायक करता है। जैसे पॉलीथीन उलीथीन हो गया, ये सब सड़ते कैसे, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, सड़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्गन। तीसरा तत्व हमारा क्या था, तीसरा था हमारा ऑर्गन, सॉरी तत्व नहीं गैस, तीसरा क्या था, वो आर्गन गैस था, जिसकी उपस्थिति थी वायुमंडल में 0.93%। यहाँ पे इसकी उपस्थिति थी। तो इसके बारे में देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आर्गन वायुमंडल में तीसरे स्थान पे, वायुमंडल में क्या है, तीसरे स्थान पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। देखिए पहला तो हमारा नाइट्रोजन था, दूसरा हमारा ऑक्सीजन था, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा ऑर्गन है, जो कि तीसरे स्थान पे है और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पेड़ पौधों CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये सबसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण देखा जाए तो ये पेड़ पौधों के लिए ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कैसे वो ग्लूकोज अपना बनाते हैं, यहाँ पे उसके क्रिया यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इस प्रकार है। CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है, और CO2 ही क्या है, जो हरित गृह प्रभाव है इसी के लिए वह उत्तरदायित्व है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस देखिए क्या है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है, ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। आगे हम अगर देखें इसका तो सबसे हल्की गैस, साथ में क्या है, सबसे हल्की गैस है जो भविष्य का ईंधन बन सकती है। अभी यहाँ पे इस पर कार्य चल रहा है, तो ये क्या है, साथ में सबसे हल्की गैस और भविष्य का ईंधन यहाँ पे बन सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हीलियम के बारे में। तो हीलियम के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हीलियम क्या है, हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। देखिए पहला हमारा तो यहाँ पे क्या था, पहला हमारा हाइड्रोजन था, और दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा सबसे हल्की गैस देखा जाए तो ये हमारा क्या है, हीलियम सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में क्या करती है, पाई जाती है। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं चौथी हमारी क्या है, ओजोन है। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई तक ये कहाँ तक पाई जाती है, ये समताप मंडल में। हम मंडल के बारे में फर्स्ट वाला जो वीडियो था वायुमंडल का, इसके बारे में हम डिस्कस वहाँ पे कर चुके हैं। तो पहले आप उन्हें देखिए, तब आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक ये फैला रहता है। परावैंगनिक किरणों की अवशोषित करता है। ये क्या करता है, इसका जो कार्य है वो क्या करता है, ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक जो किरणें होती हैं इनको ये क्या करता है, अवशोषित करता है। अब देखिए यहाँ पे ओजोन गैस छिद्र होती है। ओजोन गैस जो हमारा है, जो लेयर है, ये छिद्र होती जा रही है। क्योंकि ये क्यों छिद्र हो रही है, फोरमैन था गार्डिनर ने से क्या किया था 1885 में। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि 16 सितंबर 1987 ईस्वी से विश्व ओजोन सम्मेलन क्या कहते हैं यहाँ पे मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगला जो हमारा है गैस, अगला हमारा गैस क्या है, वो हमारा है यहाँ पे रेडान गैस। अब इसके बाद हम जानते हैं मृदा में पाई जाती है। ये रेडान जो गैस है ये क्या होती है, मृदा में पाई जाती है। अचानक अगर रेडान गैस की मात्रा अगर बढ़ जाती है, अगर रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाए तो ये भूकंप आने का संकेत होता है। अगर देखा जाए कि अगर रेडान की मात्रा जो बढ़ जाती है तो भूकंप आने का हमें एक प्रकार का यहाँ पे संकेत प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट हम जलवाष्प के बारे में लिखे हैं। जलवाष्प क्या है, वायुमंडल का सबसे अस्थिर घटक है। ये क्या है, वायुमंडल का सबसे अस्थिर घटक है। यहाँ पे 1 से 4% तक सभी मौसमी घटनाओं जलवाष्प की उपस्थिति के कारण होती हैं। जो सभी मौसमी घटनाएं हैं, मतलब अगर जलवाष्प नहीं होता तो हमें मौसमी जो घटनाएं प्राप्त होती हैं, बारिश होना या बिजली कड़कना, ये सभी जो हमें मौसमी घटनाएं प्राप्त होती हैं वो किसके कारण होती है, जलवाष्प के कारण ही होती है। तो सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पे होती हैं। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पे क्या है, गैस, जल, वाष्प, धूल, कण ये हैं। और ऐसे जैसे ये मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, ये इसी प्रकार क्या करता है, डिक्रीज घटते क्रम में यहाँ पे जो उसका वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे वायुमंडल की संरचना के बारे में। देखिए ये हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, क्योंकि हम कार्य और संगठन के बारे में वायुमंडल के यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वायुमंडल की जो संरचना है वो कैसी है। तो आइए जानते हैं। देखिए
मॉसेल एवं निकोलेट नामक दो वैज्ञानिक ने इसे विभाजित किया। जो वायुमंडल की संरचना है इसे दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन यहाँ पे है? मॉसेल एवं निकोलेट, इन्होंने क्या किया? वायुमंडल की संरचना को दो भागों में विभाजित किया। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पे भाग हैं। पहला यहाँ पे है सममंडल, पहला क्या है? सममंडल, और दूसरा यहाँ पे उन्होंने विभाजित किया विषममंडल। अब सममंडल क्या है? सममंडल हमारा 90 किलोमीटर के जो एरिया उसे क्या कहें, इन्होंने कहा कि सममंडल है। और विषममंडल जो था वो था हमारा 90 से 1000 किलोमीटर तक, ये हमारा था विषममंडल था। अब देखिए यहाँ पे जो सममंडल है इसमें कौन कौन से परतें हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पे सममंडल में कौन कौन से परतें हैं। सममंडल में हमारा यहाँ पे पहला है क्षोभ मंडल, और दूसरा क्या है? समताप मंडल, और तीसरा यहाँ पे मध्यमंडल। अगर इसी प्रकार विषम मंडल के बारे में देखें तो पहला यहाँ पे क्या है? आयन मंडल, और दूसरा हमारा क्या है? बहिमंडल। ये हमारे इसके टोटल क्या है? अब यहाँ पे हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ये कैसे होता है वायुमंडल में। आपको यहाँ पे पूरा हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, जिससे यहाँ पे जैसे क्या होता है बच्चे में अगर हम डायग्राम से समझाते हैं बच्चों को तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन अगर हम लिखित वैसे ही वर्णन करें तो वो उन्हें अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो डायग्राम से माध्यम से अगर आप समझेंगे तो आपको यहाँ पे जल्दी से समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे पृथ्वी से जो इसका डायग्राम मतलब देखा जाए तो कैसे किस प्रकार ये विस्तृत है और कितनी कितनी दूरी पर है, इसमें क्या चेंजेस होती हैं क्या नहीं होता, ये सभी के बारे में हम यहाँ पे ये डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल डायग्राम जो है ये हाथों से ही बनाया गया है, मतलब मैं खुद लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे पहले ये हमारा क्या है? ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। अब देखिए जो पृथ्वी का यहाँ पे हम लिए हैं वो वायुमंडल की संरचना में बताना है तो पृथ्वी से ऊपर ही होगा। तो पृथ्वी का जो पहला है, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा ये है क्षोभ सीमा, इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, जिससे हमारा यहाँ पे क्या है? क्षोभ मंडल। उसके बाद जो ये जो सीमा, ये वाला जो है एरिया वो क्या कहलाता है? क्षोभ सीमा। मतलब जो क्षोभ मंडल का जो सबसे ऊपरी सीमा होता है पार्ट उसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। जैसे अगर पूछे, जैसे अगर ये हमारा समझिए भारत है, अगर हमारा ये भारत है, भारत के मतलब बॉर्डर होते हैं ना, तो लास्ट सीमा वही होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी बताया गया है कि जैसे क्षोभ मंडल है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इस एरिया को हमारा क्षोभ मंडल है। लेकिन जो ये सीमा है जहाँ से हमारा क्षोभ मंडल खत्म होता है और संताप मंडल स्टार्ट होता है, तो जो बीच वाला पार्ट है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। तो साथ में यहाँ पे सीमा के बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। सीमा कोई लड़के का नाम नहीं है, यहाँ पे हम सीमा एक समझिए डिवाइडर है, पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आप देखिए पहला जो हमारा यहाँ पे क्या है? पहला हमारा है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में देखिए क्या होता है? क्षोभ मंडल में जो बारिश, जो बादल होती है, ये जो बादल आप देखते हैं ये सब क्या होती है? ये सब हमारे क्षोभ मंडल में ही उपस्थित रहते हैं। जो बारिश होते हैं पृथ्वी पे आके मतलब बूंदें उसकी गिरती हैं, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? बारिश होती हैं। अभी हम आपको क्षोभ मंडल के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहला इसमें क्या है? गैसों का मिश्रण। क्षोभ मंडल में ही गैसों का मिश्रण पाया जाता है तथा जलवाष्प भी इसी। देखिए हम जलवाष्प के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जलवाष्प क्या होता है? जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्या होती है? जलवाष्प के कारण ही होती हैं। तो जलवाष्प अगर हमारा क्षोभ मंडल में पाया जा रहा है तो यहाँ पे जो भी मौसमी घटनाएं होंगी, बादल होगा, बादल कड़कड़ाना, ये सब जो भी मौसमी घटनाएं होंगी ये सब हमें क्षोभ मंडल से ही देखने को मिलेंगी, क्षोभ मंडल में ही प्राप्त हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा तीसरा क्या यहाँ पे पॉइंट लिए हैं? तापमान घटने के क्रम में यहाँ पे जो क्या होता है? तापमान घटता है। जैसे यहाँ पे जो है 28 किलोमीटर ये है और जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे 8 किलोमीटर तक होता है। और जो तापमान इसका होता है वो क्या होता है? -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये समताप मंडल। अब देखिए समताप मंडल का यहाँ से क्षोभ मंडल जो क्षोभ सीमा है यहाँ से क्या होता है? समताप मंडल का स्टार्ट होता है। समताप मंडल क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है तथा अगर इसका देखा जाए जो समताप सीमा होता है वो मध्य मंडल तथा समताप मंडल के बीच का पार्ट होता है, वो क्या होता है? हमारा समताप सीमा होता है, जो कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हमें इसे इस प्रकार दर्शाए हैं। अब देखिए जो इसमें क्या होता है? समताप सीमा अर्थात समताप मंडल में क्या होता है? देखिए क्षोभ मंडल में जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होते हैं, जैसे बादल होता है इस टाइप का। और गैसों का मिश्रण क्या होता है? ये सब क्षोभ मंडल में उपस्थित होता है, सब क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। अब हम यहाँ पे समताप मंडल की बात कर रहे हैं तो समताप मंडल में क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो तापमान होता है वो बढ़ता है। तापमान क्या होता है? यहाँ पे बढ़ता है तथा हवाई जहाज जो उड़ते हैं, जो आप लोग एरोप्लेन में सब उड़ते देखे होंगे ना आसमान में, सब बच्चे बहुत देखते हैं। जब छत पे से कोई मतलब जाता है कोई आसमान में तो उसे सबसे पहले बच्चे बाहर निकल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है?
कि यहीं पे जो हमारा समताप मंडल है, इसी मंडल में हमारे क्या होते हैं, हवाई जहाज़ सब ये सब क्या होते हैं, उड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ओजोन गैस की उपस्थिति, यहीं पे हमारी क्या होती है, ओजोन गैस उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं कि ये जो समताप मंडल है, इसे यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हमारा ओजोन गैस उपस्थित रहता है, जो कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, उन्हें रोकता है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन मतलब क्या कहें, जैसे सीएफसी गैस है, ये ओजोन के लिए मतलब नुकसानदायक है। अगर सीएफसी गैस यहाँ से मतलब पृथ्वी से ऊपर जाएगा तो ओजोन जो लेयर है उसे क्या करता है, ये छिद्र कर दे रहा है, जिससे कारण जो प्रकाश की पराबैंगनी आने वाली किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, वो पृथ्वी पे छिद्र के नाते पृथ्वी पे पड़ने लगेंगी। अगर पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। तो इससे देखा जाए तो आप सब क्या कीजिए, पॉल्यूशन बहुत कम कीजिए। मतलब यहाँ तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसका जो समताप सीमा है वहाँ तक ले। अब हम बात करते हैं इसके आगे देखा जाए अगर, ये हमारा क्या है, आयन मंडल, सॉरी यहाँ पे मध्यम मंडल, मध्यम मंडल है, उसके बाद आयन मंडल आएगा। तो ये जो यहाँ पे बॉर्डर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मध्य सीमा। और इसकी जो आयन सीमा, समताप सीमा है, और मध्य सीमा के जो बीच का पार्ट होता है, ये हमारा समताप सीमा था, और ये हमारा मध्य सीमा है। तो इसके बीच वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसके बीच वाले पार्ट को हम कहेंगे मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में देखिए क्या होता है, मध्य मंडल में क्या ये होता है, ये उल्का पिंड है, उल्का जो पिंड होते हैं, उल्का पिंड की जो भी घटनाएं होती हैं वो सब हमारी मध्य मंडल में होती हैं। और ये मध्य मंडल का जो सीमा है वो क्या होता है, बहुत ठंड होता है, अर्थात यहाँ पे माइनस, ये हमारी एक ठंडी परत है, अर्थात कहें तो ये हमारी क्या है, एक ठंडी परत है। अब देखिए ये जो एरिया हम यहाँ पे लिखे हैं, ये 28 किलोमीटर होता है। मतलब आपको यहाँ पे साथ में ये भी हम बताते चलते हैं कि देखिए यहाँ से जो इसका एरिया होता है, ये टोटल कितना होता है, 18 किलोमीटर यहाँ तक। और इसके बाद जो हमारी स्टार्ट होता है समताप मंडल और समताप सीमा तक, ये जो एरिया 50 किलोमीटर तक फैलाता है। उसके बाद ये हम सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार हम क्या यहाँ पे डिनोट किए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल देखिए यहाँ पे जो हमारा मध्य सीमा है और आयन सीमा के बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयन मंडल होता है। आयन मंडल में क्या घटनाएं होती हैं, आयन मंडल में जो हमारे यहाँ पे अरोरा की घटनाएं होती हैं, तासूर्य की जो आने वाली किरणें होती हैं, जो अरोरा की यहाँ पे प्रदर्शित होता है, वो क्या होता है, अरोरा की यहाँ पे घटनाएं होती हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ बढ़ता जाता है, अर्थात आयन मंडल से जो टेम्परेचर होता है, मध्य सीमा से टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे आयन मंडल तक की तरफ बढ़ता जाता है। 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं हम कि रेडियो तरंगों का परावर्तित भी होते हैं। यहाँ पे जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका परावर्तित भी आयन मंडल में ही होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बहिमंडल है, बहिमंडल इसे हम क्या कहते हैं, बहिमंडल कहते हैं, तथा इसे चुंबक मंडल या अंतरिक्ष भी कहते हैं। जो हमारा अंतरिक्ष होता है यहीं से स्टार्ट हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, बहिमंडल। भाई इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं ये सब उड़ते हैं, जैसे आप जो सैटेलाइट और ये सब भेजते हैं वो क्या होता है, यहीं पे जो हमारा बहिमंडल है ये सब इसी में रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो भी होते हैं, कृत्रिम उपग्रह ये सब हमारे क्या होते हैं, बहिमंडल में भी उपस्थित रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो विषम मंडल है, वो विषम मंडल कौन कौन सा था, विषम मंडल हमारा बहिमंडल और आयन मंडल ये दोनों हमारे क्या थे, ये हमारे विषम मंडल थे। अतः हमारा जो सम मंडल था वो हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यम मंडल, ये तीनों हमारे क्या थे, ये तीनों हमारे क्षोभ मंडल थे। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। वहाँ तो हम फिगर के द्वारा आपको दर्शा दिए हैं कि मतलब आप कैसे पता लगाएंगे कि कितना कितना एरिया इसका विकसित है पृथ्वी से। अब यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई हमको बताए थे भूमध्य रेखा से कितना था, 18 किलोमीटर। हम आपको ऐसे बताए थे ना, यहाँ पे क्या था, ये 18 किलोमीटर था। और ये जो दूरी थी आपकी ध्रुवों से वो 8 किलोमीटर थी। हम आपको फिगर के द्वारा यहाँ पे दर्शा चुके हैं, इससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई जो इसके अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से कितना है, 18 किलोमीटर है। और ध्रुवों से कितना है, ध्रुवों से हमारे यहाँ पे 8 किलोमीटर है। अगर हम आपके यहाँ से औसत की ऊंचाई की बात करें, टोटल औसत ऊंचाई की बात करें तो ये कितना है, 13 किलोमीटर टोटल इसकी औसत ऊंचाई होती है। अब अगला यहाँ पे पॉइंट हम लिए हैं, देखिए क्या है, सर्वाधिक गैसों का मिश्रण क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं फिगर में हमको ये बताया था कि जो वहाँ पे सर्वाधिक गैसें हैं इनका मिश्रण जो है वो हम कहाँ पाया जाता है, ये हमारे क्षोभ मंडल होता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे जलवाष्प उपस्थित होने के कारण यहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे लिखे हैं कि सभी मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में होती हैं। तापमान की सामान्य ह्रास दर इसी मंडल में भी होती है और तापमान का जो ह्रास तापमान था यहाँ पे क्या होता है, तापमान घटता जाता है। तो पूछा जाए यहाँ पे तापमान की जो सामान्य ह्रास दर है वो इसी मंडल में उपस्थित होती है। प्रत्येक 1000 किलोमीटर
सॉरी 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अगर एक आंकड़ा के रूप में देखा जाए, मतलब 1000 मीटर की ऊंचाई पर आप जाते हैं तो 6.5 डिग्री जो सेल्सियस तापमान होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। या अगर हम बोले इसे इस भाषा में भी हम कर सकते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 165 किलोमीटर की ऊंचाई, सॉरी 165 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। आगे हम अगर इसी प्रकार देखते हैं तो क्षोभ सीमा पर तीव्र गति से चलने वाली पवनें, क्षोभ सीमा पर तीव्र गति से चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं, जेट धाराएं पाई जाती हैं। इसी यहाँ पे क्या होती हैं, जेट धाराएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा संताप मंडल है। यहाँ पे उसके बारे में देखते हैं कि दूसरा संताप मंडल के बारे में हम जिसे हम जो फिगर के माध्यम से दर्शाए हैं उसी को हम यहाँ पे बस लिखे हैं। तो जिन बच्चों को अगर फिगर नहीं समझ में आया वो यहाँ पे जो हम लिखे हैं उसे वो समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे संताप मंडल क्या है, संताप मंडल हमारा है, पहला यहाँ पे लिखे हैं कि संताप के सामान्य ह्रास दर कार्य नहीं करती हैं। यहाँ पे सामान्य ह्रास दर कार्य नहीं करती हैं। इस मंडल में ऊपर जाने तापमान बढ़ने लगता है। ऊपर जाने पे क्या होता है, ऊपर जाने पर यहाँ पे लिखेंगे आप, ऊपर जाने पर तापमान हमारा होता है बढ़ने लगता है। जैसे क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊपर जाने पे तापमान घटता है, लेकिन जो संताप मंडल होता है इसमें ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। आगे हम इसी प्रकार देखें, 90% ओजोन गैस संताप मंडल में ही पाई जाती है। यह हम आपसे पहले ही बता चुके हैं फिगर में कि जो यहाँ पे ओजोन गैस है वो संताप मंडल में पाई जाती है। लमसम कितने परसेंट, कम से कम 90% ओजोन गैस संताप मंडल में ही पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। कभी कभार आपके पेपर में पूछ दिया जाता है कि ओजोन मंडल को और किस नाम से जानते हैं, तो ओजोन मंडल को हम संताप मंडल, या पूछेगा कि संताप मंडल को हम किस नाम से जानते हैं तो आप कहेंगे ओजोन मंडल के नाम से इसे जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ और जानते हैं उसके बारे में, तो इस मंडल को रसायन मंडल भी कहते हैं। अब देखिए इस मंडल को हम क्या कहते हैं, इस मंडल को हम रसायन मंडल भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे इसे हम रसायन मंडल क्यों कहते हैं, इसमें क्या कोई केमिस्ट्री इसमें यूज होता है क्या? हाँ, इसमें देखिए क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, हाँ प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो O3 हमारी क्या है, ओजोन है। ओजोन यहाँ पे क्या होता है, उपस्थित रहता है। आपने यहाँ पे देखा कि 90% यहाँ पे ओजोन की मात्रा उपस्थित रहती है। तो O3 है, इनका यही जो CH3 गैस होता है, ये जब है पृथ्वी से ऊपर जाता है तो यहाँ पे जब इन दोनों का मतलब टकराते हैं तो यहाँ पे ये क्रिया, एक जो प्रक्रिया यहाँ पे होती है उसे ही यहाँ पे रसायन मंडल के रूप में जाना जाता है। तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि इस मंडल में इसे रसायन मंडल भी कह सकते हैं। मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि हम संताप मंडल को और किस नाम से जानते हैं, तो संताप मंडल को रसायन मंडल या ओजोन मंडल, इन सभी नाम से इसे हम जानते हैं। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार इस मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इस मंडल में देखिए मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ पे जो बची हुई, यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं ही घटित नहीं होती हैं। और ये भी यहाँ पे आगे देखिए क्या है कि ये शांत परत है। ये कैसी परत है, ये शांत। देखिए मौसमी घटनाएं जहाँ होती हैं वहाँ हलचल होता है, मतलब जो भी कुछ हो वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मौसमी घटनाएं होती ही नहीं है तो ये कैसा परत है, ये एक प्रकार का शांत परत है। इसलिए जेट तथा हवाई जहाज़ों से उड़ने के लिए अनुकूल होता है। और यही कारण है कि जो हमारी हवाई जहाज़ हैं ये सभी के उड़ने के लिए ये अनुकूल होता है। अगर देखिएगा जो हमारी क्षोभ मंडल है वहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं, अगर यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ते हैं तो उनके लिए नुकसानदायक, मतलब खतरा एक प्रकार का हो सकता है कि जैसे मतलब मौसमी घटनाएं होंगी तो कभी बारिश या बादल का चमकना, ये सब टाइप का यहाँ पे घटनाएं होंगी जिससे वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ये कहाँ उड़ती हैं, ये संताप मंडल में हवाई जहाज़ होती हैं, जिससे यहाँ पे कोई जब कोई क्रिया ही नहीं, मौसमी घटनाएं होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये शांत परत होता है और यहाँ पे आसानी से वो उड़ सकती हैं, ये उनके लिए ये अनुकूल होता है। तो आपको यहाँ पे एक और मतलब जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन मिल गया कि जो मतलब हवाई जहाज़ है वो क्यों समताप मंडल में ही उपस्थित मतलब उड़ती हैं, क्यों क्षोभ मंडल में नहीं उड़ती हैं। तो इसका आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। आगे हम अगर देखते हैं जो हमारा मध्य मंडल है, मध्य मंडल क्या होता है, ये हमारे अप टू 80 किलोमीटर तक एरिया इसका है। अब देखते हैं इसके आगे इसमें तथ्य क्या, तापमान ऊपर जाने पे घटने लगता है। तापमान यहाँ पे क्या था, तापमान यहाँ पे ऊपर जाने पे घटने लगता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ये क्या होता है, वायुमंडल की जो वायुमंडल है इसकी सबसे ठंडी परत देखा जाए तो क्या होता है, मध्य मंडल है। देखिए ये सब हम बातें क्या किस में कर रहे हैं, ये सब हम बातें वायुमंडल में कर रहे हैं। और वायुमंडल को हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं अलग अलग प्रकार में, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस सभी के बारे में यहाँ पे हम बताए हैं। अब हम बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है, 80 से 640 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ तथ्य यहाँ पे जानते हैं। पहला ये हमारा है गैसों के आयन। दूसरा ये हमारा क्या है, इसमें तापमान 1000 से 600
1400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 1000 से 1400 डिग्री से। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे अरोरा घटनाएं होती हैं। अरोरा घटनाएं के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पे हम बताए थे। तो पहले आप उन्हें देख के ही अगर आप इसे देख रहे होंगे तो आपको अरोरा घटनाएं यहाँ पे समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे अरोरा घटनाएं क्या हैं। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या है, हम लिखे हैं कि रेडियो तरंगों को परावर्तित है, मतलब यहीं पे रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ इस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं आयनमंडल को। आयनमंडल को भी हम यहाँ पे कई परत में डिवाइड किए हैं। देखिए पहला यहाँ पे देखिए क्या है, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत, ये सभी क्या है आयनमंडल को यहाँ पे विभाजित किया गया है। जैसे हम लघु तरंगे, मध्य तरंगे या मध्य लघु उच्च तरंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा 80 से 99 किलोमीटर की जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैनोली हेविसाइड परत। इसे हम क्या कहते हैं, कैनोली हेविसाइड परत। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे 99 से जो आगे है 150 से 380 तक किलोमीटर जो यहाँ पे एरिया है उसे हम कहते हैं एप्लेटॉन परत है। ऐसे यहाँ पे मध्य लघु उच्च परत भी है। तो ये तीनों हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं कि पहला क्या है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत है। आगे हम देख लास्ट में हमारा क्या होता है, लास्ट में हमारा आता है बही परत या चुंबक परत है। इसे हम बही परत या मतलब चुंबक परत भी कहते हैं, चुंबक मंडल कहते हैं, सॉरी मंडल है जो चुंबक मंडल बोलेंगे। अब देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे बाहरी परत है, सबसे बड़ी बात यही है कि ये क्या होती है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई है। और साथ में क्या है, ये अंतरिक्ष के साथ जुड़ी है, मतलब वायुमंडल देखिए अगर ये हमारा लास्ट परत है इसका चुंबक मंडल, तो यहीं पे इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो ये पूरा अंतरिक्ष आ जाता है। ये हमारा क्या होता है, अंतरिक्ष आ जाता है। और कृत्रिम उपग्रह परिक्रमण, और जो हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहीं पे पृथ्वी का ये क्या होता है सबसे बाहरी परत है इसमें, तो यहीं पे ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कई जो छोटे जैसे जो एयरथ में बच्चे पढ़ते हैं वो अगर भूगोल पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत कुछ इसमें समझ नहीं आता कि जो हमारे ग्रह हैं वो कहाँ उड़ते हैं और हवाई जहाज से क्यों टकराते नहीं हैं, उनके कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर उन सभी बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो छोटे क्लास में हो या बड़े क्लास में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन तो सबका मतलब होता होगा कि क्यों ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए हम सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कृत्रिम उपग्रह कहाँ पे होते हैं, मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती हैं और कहाँ पे मतलब हवाई जहाज़ उड़ते हैं, ये सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सभी वीडियो यहाँ पे समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अब जो अगला है पार्ट हमारा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट हम ये लेंगे जलमंडल। अगला पार्ट हमारा क्या होगा, अगला पार्ट हमारा यहाँ पे जलमंडल होगा, इसके बारे में हम पूरा डीपली यहाँ पे अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम पहले विश्व की स्थिति के बारे में भी यहाँ पे हम बताएंगे साथ में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों के जो कमेंट है वो करना ना भूलें, क्योंकि आपको वीडियो कैसे पसंद आई है, अच्छी लगी है कि नहीं, ये कमेंट आप ज़रूर कीजिए, जिससे हमें क्या होता है मालूम चलता है कि वाकई में आपको अच्छा लगा है कि नहीं। आने वाली वीडियो में हम और अच्छे से प्रयास करते हैं आपको बताने के लिए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।